पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है वो है शीत युद्ध का दौर। ये पहला ही चैप्टर है आपके, तो इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि शीत युद्ध का जो दौर है वो क्या है। एक एक जो चैप्टर हैं, जो टफ चैप्टर हैं, उनको यथा समय न्यू कंसेप्ट क्लासेज के माध्यम से आपके सामने पहुंचा दिया जाएगा। फिर परीक्षा से पहले 12th की ज्योग्राफी है वो भी आपके जो हैं पहली किताब और जो उन दूसरी किताब में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। शीत युद्ध का दौर, सबसे पहले ये समझिए ये होता क्या है। शीत युद्ध का मतलब होता है कोल्ड वॉर। क्या होता है? कोल्ड वॉर। एकदम आसान शब्दों में समझेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा कोई मित्र है, जी आपका कोई दोस्त है और हमें लगता है वो दोस्त मेरे बराबरी का है। मैं उससे लड़ नहीं सकता, झगड़ नहीं सकता, क्योंकि लड़ूंगा और झगड़ूंगा तो मेरा ही नुकसान होगा। तब हम क्या करते हैं, जैसे यदि विचारों की मतभेद हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो उनके मत तन देख ले, तू मन देख ले, यहाँ आपस के मान के वह जारी है, बातें होती रहती है। यानी उनके बीच में क्या होता है, विचारधारा की लड़ाई होती है। ध्यान रखना, विचारधारा की लड़ाई, धारा की लड़ाई। यह शुरुआत कैसे हुई अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो बात है शीत युद्ध है क्या, इसका अभिप्राय क्या है। इसका अभिप्राय है, चाहे शीत युद्ध के बारे में हम बात करें, आगे इस चैप्टर के बारे में बात करें, या कोई दो व्यक्ति के बारे में बात करें, दो व्यक्तियों के बीच में जब आपसी विचारधारा की लड़ाई होती है। जैसे मान लीजिए हम अपनी गली के अंदर रह रहे हैं, एक दो आमने सामने वाले पड़ोस हैं और हम ये घटना देखते हैं। वो तो कहता है इस नाली में से पानी जाएगा, वो कहता है मैं नहीं जाने दूंगा। तो अब उन दोनों को पता है यदि हम लड़ेंगे तो नुकसान होगा। वो अपने कमरे में से बोलता रहता है और वो उस कमरे में से बोलता रहता है, और तीसरा व्यक्ति उस रास्ते में जाता है, उसको कहता है भाई तू मेरा क्या समझ बता, वो सही कहवे मैं सही कहूं, बिल्ठा है। यदि आप दुनिया का मान पक्ष ले ले, वहां आपा का मुसीबत है। वो तीसरा क्या करता है, वहां से निकल जाता है। वो उनको सलाह जरूर देता है लेकिन उनके पक्ष में शामिल नहीं होता। वो तीसरा व्यक्ति है गुट निरपेक्ष, वो आगे आएगा। तो अभी हम यहां पर समझने का प्रयास कर रहे हैं, शीत युद्ध का मतलब होता है विचारधारा की लड़ाई। अब देखिए ये हुआ कैसे और किस प्रकार। ये दौर है प्यारे बच्चों, पहले ध्यान रखना, ये है आपके 1945 से प्रारंभ होगा और 1990 तक चलेगा। पहला प्रश्न यहीं से ही आता है, शीत युद्ध का दौर का काल बताइए। तो 1945 से लेकर 1990 तक शीत युद्ध का दौर है। शीत युद्ध का मतलब ही है आपसी विचारधारा की लड़ाई। यह शीत युद्ध का मेन सारांश है। अब होता क्या है इसके बारे में हम समझने का पूरा प्रयास करते हैं। बिल्कुल हम समझते हुए लिखेंगे, जिससे हमारे इस चैप्टर में से कोई भी मार्क्स हैं वो परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो चलिए हम वर्ड मैप की सहायता से समझते हैं। यह हमारे पास में क्या है कि यह है वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल मैप। इसी आधार पर हम समझेंगे तब हमें शीत युद्ध समझ में आएगा। ये प्यारे बच्चों ये है उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका है। यहां पर है एक जगह क्यूबा। ध्यान रखना यहां पे एक जगह आएगी अभी क्यूबा। क्यूबा है, हेती है, जमैका है, यहीं पे है छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं जो अपनी टीम बनाते हैं, वो न्यूजीलैंड के नाम से
यानी वेस्ट इंडीज के नाम से जानी जाती है। वेस्ट पश्चिम इंडीज यानी द्वीप। ये वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर एक टीम बनती है। क्यूबा है, हेती है, जमैका है, यहाँ पे ही स्थित है। यह अमेरिका वाला पोर्शन है, ये हमें पता है ग्रीनलैंड है। ये जो इलाका है यूरोप वाला है, और इधर प्यारे बच्चों ये जो इलाका आ जाएगा आपके, ये एशिया वाला इलाका है। इधर वाला इलाका क्या है, एशिया वाला इलाका है। ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये जापान है, और ये हमारा प्यारा देश भारत है। यानी ये भारत है, यानी श्रीलंका को देख के हम समझ सकते हैं। पहले तो ये समझिए। अब देखिए होता क्या है कि जब 1939 से लेकर 1945 में, यानी द्वितीय विश्व युद्ध चलता है, और द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत भयंकर तबाही होती है, क्योंकि अमेरिका क्या करता है, हिरोशिमा और नागासाकी पर यहां पर बम गिरा देता है, एटॉमिक बम गिरा देता है 1945 में। तो पहला लॉजिक ये समझिए, जैसे ही बम गिरा देते हैं तो जापान आत्मसमर्पण कर लेता है, और जापान करने के साथ साथ तमाम दुनिया के जो देश हैं वो भी डर जाते हैं, कहीं हमारे साथ ऐसा न हो जाए। तो वो यहां पर जैसे ही परमाणु बम गिरता है और वे विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, और अब जो है दो शक्तिशाली जो गुट होते हैं उनके बीच में विचारधारा की लड़ाई उत्पन्न होती है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जिसे शीत युद्ध का दौर कहा जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न यह है, शीत दौर की शुरुआत कब हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया? 1945 में। अब देखिए इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होते हैं, एक तो होते हैं मित्र राष्ट्र हैं, और एक होते हैं धुरी राष्ट्र। कौन से होते हैं? धुरी राष्ट्र। तो अब देखिए धुरी राष्ट्र कौन से हैं, यानी हम कहें तो ये जो यूरोप वाला इलाका है प्यारे बच्चों, ये धुरी है। जैसे हम कहें कि जैसे एक पहिया है, पहिया के बीच के अंदर जो बेरिंग लगे हुए होते हैं उसके चारों तरफ पहिया घूमता है, वो धुरी है। तो यहां पर यदि हम इनका मिड पॉइंट देखा जाए तो यूरोप का ये जो इलाका है वो क्या कहलाता है? धुरी राष्ट्र के अंतर्गत आता है। यानी इसके आसपास ही एरोप्लेन गुजरते हैं। अभी जैसे यूक्रेन में हम देख रहे हैं, रूस है जो उनके एरोप्लेन गुजरते हैं, एरोप्लेन इधर से गुजरे इधर गए, कभी जहाज वाले अटैक करना चाहते हैं, कभी ये जो है सोवियत संघ है वो अपनी मिसाइल है वो क्यूबा में तैनात करना चाहता है। तो ये धुरी राष्ट्र कहलाते हैं। धुरी राष्ट्र आप समझ गए। तो यह मैप जब आप देखोगे उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम समझने का प्रयास करते हैं, धुरी राष्ट्र परीक्षा में आ जाए किस प्रकार से याद करते हैं। तो हम कहते हैं कोई यदि हमारी को चिढ़ाने की कोशिश करता है तो हम कहते हैं जा जा इया जाई जा जा, केवानी इया जाई जा, इको जीजा। ये हम पॉइंट याद रख सकते हैं। धुरी राष्ट्र कौन है? हम कहें धुरी राष्ट्र के लिए याद करने के लिए हम कहेंगे इको जीजा, यानी जीजा जी तो जानते ही हैं किको है, इको है आपा को कोनी। तो इको मतलब आपा कहा लेवा इटली एंडोसा टपका दियो इटली एटे को मतलब जापान, बिल्कुल। जैको मतलब जर्मनी। बताओ देखान धुरी राष्ट्र याद हो को नहीं हो? धुरी राष्ट्र में 3 शब्द आई, इको जीजा। को का मतलब छोड़ देना, बढ़ा रहे हैं, और इस विश्व युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम कह रहे हैं मित्र राष्ट्र की श्रेणी में कौन से आ जाएंगे? हम कहेंगे अब फंसा। एक बार बेचारा युद्ध में फंस गया तो इसका मतलब अब निकलना उसके लिए दुष्कर है। तो यह ट्रिक ध्यान रखें। मित्र राष्ट्र में 4 शब्द आएंगे। अब फंसा, ए का मतलब अमेरिका, ब का मतलब ग्रेट ब्रिटेन, फे का मतलब फ्री नहीं आएगा, क्या आएगा? फ्रांस, और से का मतलब आ जाएगा सोवियत संघ। इसका जब बाद में यह है सोवियत संघ का क्या है जो है वो विघटन हो जाता है 1991 में, बाद में ये रूस के नाम से जाना जाता है। अभी ये है। तो प्यारे बच्चों बताइए धुरी राष्ट्र में कौन से होंगे? इटली होंगे, जापान होंगे और जर्मनी होंगे। मित्र राष्ट्र में कौन से होंगे? अमेरिका होंगे, ब्रिटेन होंगे, फ्रांस होंगे और सोवियत संघ होंगे। ये कंसेप्ट 1 नंबर का आपका प्रश्न है, क्लियर हो गया होगा।
अब एक कंसेप्ट यहां पे समझना, मान लीजिए सपोज कीजिए यहां पे यूरोप महाद्वीप में क्या है, जर्मनी। तो ये जर्मनी इधर है, आपको कहीं बताओ जर्मनी का कौन सा भाग यानी अमेरिका के पक्ष में था और कौन सा रूस यानी सोवियत संघ के। तो यहां पर ये जो रूस इलाका आ रहा है इसके हम दो टुकड़े कर दें जिसे हम कहते हैं बर्लिन की दीवार। तो ये वाला भाग इधर है, तो ये इधर थोड़ी जाने का प्रयास करेगा क्योंकि दीवार आ गई, इसे दिखेगा ही नहीं इधर है कौन। तो इसका मतलब हम कहेंगे सोवियत संघ के पास में पूर्वी जर्मनी था तथा अमेरिका के पास में प्यारे बच्चों कौन सा था, पश्चिमी जर्मनी का हिस्सा था। यह भी आप इस शीत युद्ध के दौरान पढ़ने की चेष्टा करें, मैप से समझने का प्रयास करें। कभी प्रश्न आ जाता है पूर्वी जर्मनी शीत युद्ध में किसके साथ सम्मिलित था, तो पूर्वी जर्मनी इधर आएगा, ये फिर बीच में बर्लिन की दीवार आएगी, इसकी नाकाबंदी की जाएगी, बाद में इसका घेराव करके इसको पटक दिया जाएगा और ये कुचमादी कौन करेगा, सोवियत संघ करेगा। तो अब यहां पर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यह मैप आपके समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए शीत युद्ध के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है, हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका बम गिरा देते हैं। तो ये क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। अब होता है शीत युद्ध। तो शीत युद्ध में क्या होते हैं, दो महाशक्तिशाली देश होते हैं, संगठन होते हैं। एक तरफ ये है सोवियत संघ, सोवियत संघ। देखिए इसको समझने का प्रयास करेंगे तो ये वाले देश हैं, इधर वाले सोवियत संघ में आएंगे और इधर है अमेरिका। यानी शीत युद्ध के दौरान दो गुट बट गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था तो उसमें दो गुटों का विभाजन हुआ, एक अमेरिका गुट बना, एक सोवियत संघ गुट बन गया। यह आपके समझ में आ गया। इन दोनों के बीच में जो आपसी विचारधारा की लड़ाई है वही शीत युद्ध कहलाती है। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध में आप परिभाषा भी लिख सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब दो महाशक्तिशाली गुट अमेरिका व सोवियत संघ का उदय हुआ तो इनके बीच में आपसी विचारधारा की जो लड़ाई थी वही शीत युद्ध कहलाती है। और शीत युद्ध का जन्म कब होता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि शीत युद्ध है उसके अंदर अभी हम आगे क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ेंगे। तो यहां पे एक थोड़ा सा आगे ध्यान रखना मैप के अंदर से कि सोवियत संघ की एक नेता होती है यानी जो वो निकिता क्रुश्चेव, ये क्या करती है, यहां पर मिसाइलें तैनात कर देती है। अब देखिए बताइए आप, ये जो क्यूबा है वो द्वीपीय देश है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। किधर है, अमेरिका के पूर्वी तट पे के पास में, पश्चिमी तट में नहीं है, पूर्वी तट के पास में है। जब निकिता क्रुश्चेव यहाँ पे अपनी मिसाइलें तैनात कर देती है, इसका पता अमेरिका के वहां के जो राष्ट्रपति केनेडी हैं उसको पता चलता है 3 हफ्ते बाद में। फिर उसे चलता है कि ये तो सोवियत संघ तो दखलंदाजी कर रहा है, इसका मतलब इसको जवाब देना चाहिए। और वो क्या करता है, सोवियत संघ को खुली चेतावनी दे देता है, रेडियो के माध्यम से देता है और प्लस अखबार के माध्यम से भी दे देता है। उस समय टेलीविजन बहुत कम मात्रा में थे तो इसकी वजह से यह चेतावनी दे देते हैं। अब इस चेतावनी को जब दुनिया के सामने आता है, अखबार के जरिए या रेडियो के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होती है कि अमेरिका ने सोवियत संघ को धमकी दे दी है कि उस पर भी परमाणु बम गिराया जाएगा यदि इसने क्यूबा पर मिसाइल नहीं हटाई। और सोवियत संघ सबको पता है शक्तिशाली है, वो इस अमेरिका की दबाव को मानेगा नहीं। लेकिन क्या है, सोवियत संघ के पास में ही है प्यारे बच्चों जापान, इसने इसकी दुर्दशा देख ली है। उसे पता है यदि मैं यहां से मिसाइल नहीं हटाऊंगा तो अमेरिका के पास में वही है एटम बम है, कहीं गिरा न दे। इसकी वजह से क्या होता है, सोवियत संघ का जो नेता है वो बड़े ही शांत स्वभाव से और अपने देश हित में और अपनी प्रजा के हित में निर्णय लेता है और अपने जो यहाँ पर जो जहाज जा रहे होते हैं उनको कहता है आप वापस आ जाओ भैया, हमें वहां जाकर घोचेबाजी नहीं करनी है, लड़ाई दंगा नहीं करना है, हमें शांति की वार्ता करनी है। इस प्रकार यह जो तृतीय विश्व युद्ध होने जा रहा था, लग रहा था कि होगा, लेकिन निकिता क्रुश्चेव की शांति की वजह से या इसके अहम फैसले की वजह से यह बहुत बड़ा युद्ध का खतरा टल गया, जिसे शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है।
अब हम इसको एक एक पॉइंट वाइज समझते हैं। शीत युद्ध में क्या क्या घटित होता है और किस प्रकार से होता है। मित्र राष्ट्र आपने देख लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास में प्यारे बच्चों शीत युद्ध की परिभाषा आप समझ गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब दो महाशक्तिशाली गुट अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में आपसी विचारधारा की जो लड़ाई होती है उसमें यानी शीत युद्ध कहा जाता है। अर्थात इसमें ऐसा लगता है युद्ध होगा लेकिन युद्ध होता नहीं है, केवल विचारधाराओं की लड़ाई होती है। प्रत्येक पक्ष अपने पक्ष को रखता है, इसे कहा जाता है शीत युद्ध। यानी एक गुट यह चाहता है मैं दूसरे गुट के सामने अपना वर्चस्व बनाए रखूं बिना युद्ध के अपने विचारधाराओं से। तो हम कह सकते हैं शीत युद्ध में किसका उदय हुआ था। दो गुट बने थे प्यारे बच्चों। एक बना था अमेरिका, अमेरिका बना अमेरिका गुट। एक कौन सा बना था सोवियत संघ, सोवियत संघ ये बना। ये दो गुट बन गए। अब देखिए इनमें विचारधारा कौन सी आती है। इनमें अमेरिका कह रहा है मैं पूंजीवादी विचारधारा का जनक हूं, मैं पूंजीवादी विचारधारा अपनाऊंगा, यह कह रहा है। दूसरी बात यह कह रहा है मैं उदारवादी विचारधारा का पक्षधर हूं, उदारवादी। तीसरा यह कह रहा है मैं जो है पूंजीवादी उदारधारा और लोकतंत्र, लोकतंत्र इस विचारधारा का जनक हूं। कहेंगे सर ये याद होगा कैसे। बिल्कुल याद होगा, एग्जाम पास में है तो आपने एक पाउलियो शब्द सुना होगा। पाउलियो, पाउ यानी पाउलियो, पाउलो, पाउ यानी क्वार्टर वो। तो इस प्रकार आपने ये नाम सुने होंगे पाउलियो। तो प का मतलब पूंजीवादी, उ का मतलब उदारवादी, ल का मतलब लोकतंत्र। लेकिन हमें पता है ये नाम सुनने में अच्छे हैं, जीवन को बहुत बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए इन चीजों से, शराब से, नशे से हमें दूर रहना चाहिए और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यह तीन शब्द आप याद रखना। अमेरिका गुट किसका पक्षधर था, पूंजीवादी का, उदारवादी का और लोकतंत्र का। और इसने कौन सी व्यवस्था फैलाई, इसने सोवियत संघ ने फैलाई थी समाजवादी, समाजवादी व्यवस्था और साम्यवादी, साम्यवादी व्यवस्था। इस दो देखिए स का तो बेचारा इस दो ही हैं, यानी ये तो सोवियत संघ है, से लेगा समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा का पक्षधर था। अमेरिका किसका पक्षधर था, इन तीन विचारधाराओं का पक्षधर था। अब क्या होते हैं, प्रश्न आ सकता है पूंजीवादी विचारधारा क्या है, उदारवादी विचारधारा क्या है, लोकतंत्र विचारधारा क्या है, समाजवादी विचारधारा क्या है, साम्यवादी विचारधारा क्या है। और आएगा 100%। हम सोचते हैं कि ये नहीं आएगा प्यारे बच्चों, 100% ये प्रश्न आते हैं डेफिनेशन के अंदर, एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आइए हम समझते हैं क्या है। अब इसके बाद में क्या होता है प्यारे बच्चों, अमेरिका, अमेरिका क्या करता है, नाटो की स्थापना करता है। कौन सी स्थापना करता है, नाटो की। एक तो ये गुट बनाता है नाटो, तीन गुट बनाता है ये। एक तो बनाता है नाटो, एक बनाता है सेटो, एक बनाता है सीटो। ये गुट बनाता है नाटो, सेटो और सीटो। यह अमेरिका तीन गुट बनाता है। यह बनाता है वार्सा पे, यानी वार्सा, वार्सा जो है ऑर्गेनाइजेशन, वार्सा पैक्ट है वो बनाता है। वार्सा जो संधि है वो ये बनाता है, ये वार्सा गुट बनाता है, ये नाटो बनाता है, ये सेटो बनाता है, ये सीटो बनाता है। इन तमाम के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद में बहुत ही छोटा चैप्टर है, फिर पढ़ेंगे जो है भारत इसके अंदर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, अर्थात हम कहेंगे उसका जो अलग ही मैटर आएगा वो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास में हम इसके बारे में है कि अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा क्या है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पूंजीवादी विचारधारा, पूंजीवादी, देखिए पूंजीवादी है क्या। पूंजीवादी का मतलब ये कह रहा है, जब सपोज कीजिए मेरे पास में ये पेन है
और यानी अमेरिका कह रहा है मेरे पास में सपोज कीजिए मैंने ये 3 रुपए का पेन बनाया है और मैं चाहता हूं इसको हमारी कंपनियां पूरे विश्व में बेचे, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा ये पेन बिकना चाहिए। तो बताइए जब एक अमेरिका जब पेन का प्रोडक्शन कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरा पेन है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर बिकना चाहिए, तो बताइए उस देश का डेवलप होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और उस पेन पे जो बना रही है उस पेन पे नियंत्रण किसका होगा? जो पेन को बना रही कंपनियों का। तो यही कह रहा है पूंजीवादी, क्या कह रहा है, किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं पर जो है पूंजीवादी लोगों का, अर्थात जो लोग हैं निजी लोगों का अधिकार होगा, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये कहलाती है पूंजीवादी अभिधारणा। तो एक बार समझे, यही आप कंसेप्ट समझे कि मेरे पास में कोई चीज है और मैं चाहता हूं उसको पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाऊं, तो वो धारणा क्या कहलाती है, और उसके बदले में मुझे पैसे आए, मुनाफा हो, वो कहलाती है पूंजीवादी धारणा। यह सोच आपकी है। तो हम कह सकते हैं कि किसी देश के अंदर जब उत्पादित सभी वस्तुओं का पर अधिकार पूंजीवादी लोगों का होता है, अर्थात निजी लोगों का होता है, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, तो वो विचारधारा कहलाती है पूंजीवादी विचारधारा। फिर जो दूसरी विचारधारा आ रही है उदारवादी। उदारवादी लिबरलिज्म। उदारवादी का मतलब होता है स्वतंत्रता। अमेरिका कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, प्रत्येक देश को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यह कहलाती है उदारवादी विचारधारा। अर्थात किसी राष्ट्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र माने, यह विचारधारा कहलाती है उदारवादी। फिर हमने पढ़ा लोकतंत्र। यह हम डेमोक्रेसी पढ़ते हैं, भारत के अंदर भी पढ़ते हैं, यानी किसी शासक का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जब जनता करती है तो इस व्यवस्था को लोकतंत्र कहा जाता है। ये 3 विचारधाराओं का निरपेक्ष दर कौन था? अमेरिका। तो लोकतंत्र किसे कहते हैं यह भी लिख सकते हैं, जब किसी राष्ट्र में या राज्य में शासक का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता करती है तो इस विचारधारा को लोकतंत्र कहा जाता है। उदारवाद का मतलब होता है प्रत्येक राष्ट्र या राज्य में रहने वाला व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, स्वतंत्र विचारधाराएं रखता है, इसे कहा जाता है उदारवादी। पूंजीवादी का समझ गए। अमेरिका कह रहा है भैया मेरे पास ये 3 चीज है, वो ठोक बजा के घंटी हिला रहा है और ये कह रहा है पूंजीवादी, उदारवादी और लोकतंत्र, बताइए मेरे पास कौन आएगा? उधर जो है साम्यवादी कह रहा है मेरे पास में तो क्या है, समाजवादी है, और जो है यह विचारधारा है, तो बताइए मेरे पास कौन आएगा? तो यहां पर अधिकांश देश ये सोच रहे हैं कि अभी वर्चस्व है, हाल ही में इसने बम गिराया है जापान पे, कहीं हम पे न गिरा दे, और अमेरिका भी यही चाह रहा है जितना हो सके हम इसको अपने अंडर में लेना चाहते हैं। तो इसी प्रकार पूंजीवादियों के बाद में धीरे धीरे चलते अमेरिका ने WHO की स्थापना की, वर्ल्ड जो है और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की। तमाम जो बड़े बड़े संगठन हैं उसमें अमेरिका शामिल हुआ और वर्चस्व रहा, और रूस इसमें ढिलाई बरतने से क्या है वो अपने आप में टूट गया। अब रूस क्या कह रहा है, देखिए रूस कह रहा है मेरे पास में मैं जो पेन बना रहा हूं मेरे राज्य के अंदर वो मेरे राज्य में ही बिकेगा, किसी दूसरे राज्य को इस पर कोई अधिकार नहीं है, अर्थात मेरे राज्य के अंदर जो संपत्ति है उसको बेचने का अधिकार हमारे पास ही है, यानी राज्य की जनता ही उस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर सकती है। तो ये कोई दूसरा जो राष्ट्र है वो हमारी संपदा का उपयोग नहीं कर सकता। बताइए आप खुद, जब हम अपने गांव के अंदर कोई उत्पादित वस्तु है और हम कहें इसको हम बाहर नहीं भेजेंगे, हम गांव वाले ही इसका यूज करेंगे, क्या उस गांव का विकास होगा? असंभव है। ऐसी सोच ही के कारण हमारे छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर नक्सलवादी घटनाएं होती है, क्योंकि वो उनका मानना है कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो हमारे ही हैं, जबकि सरकार कह रही है प्राकृतिक संसाधन आपके ही हैं, आप अपने पास रखिए, लेकिन हम इस प्राकृतिक संसाधन को पूरे भारत में फैलाएंगे, पूरे विश्व में फैलाएंगे, जो इनकम आपकी आएगी उससे आपका सेक्स राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक विकास करेंगे। लेकिन वहां शिक्षा का अभाव होने से ऐसा कुछ हो पाना धीरे धीरे क्या हो रहा है, वहां पर ऐसा असंभव है, लेकिन शिक्षा जैसे जैसे बढ़ रही है तो आने वाले दिनों में वो घटनाएं भी रुक जाएगी।
तो रूस सोवियत संघ क्या कह रहा है, समझ गए? सोवियत संघ कह रहा है कि किसी हमारे देश या किसी राज्य में उत्पादित, हम कह सकते हैं कि जो साम्यवादी विचारधारा है वो क्या है, वो ये विचारधारा है किसी देश या राज्य में उत्पादित सभी वस्तुओं पर जब निजी लोगों का अधिकार नहीं होता है, अर्थात केवल सरकार का अधिकार होता है, उसे साम्यवादी व्यवस्था कहा जाता है। अर्थात यदि कोई कंपनियां अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचेगी तो वो सरकार के नियम का पालन करेगी, यही व्यवस्था उनकी क्या है, सौम्यवादी जो है, सौम्यवादी संघ है उसकी विचारधारा थी। तो उन्होंने कहा मेरी विचारधारा के पक्षधर कौन हो, तो इन्होंने कहा पूंजीवादी के कौन हो, तो इस प्रकार इन्होंने क्या बना लिए, दो गुट बना लिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर हम आज इन दोनों के चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। कल हम इसका प्रयास करेंगे, आपके सामने जो नाटो है वो आ जाए, अमेरिका का गुट आ जाएगा और वार्सा गुट है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे बताइए नाटो की स्थापना और एक वार्सा ये कब हुई? देखिए एकदम सरल भाषा में हम समझने का प्रयास करेंगे। हम कह रहे हैं ना का मतलब नहीं, ये नो लगा दिया। क्या लगा दिया? नो। नाटो में कितने अक्षर हैं प्यारे बच्चों? 4। और ये बात ही जब 1945 की हो रही है तो इसका मतलब मैं लगाऊंगा 1949 और यहां लगाऊंगा अप्रैल। आ गया समझ में? न का मतलब नहीं और यहां पर न का मतलब नहीं आया, हम कह रहे हैं वो क्या है, अब्सेंट है। अर्थात मैं कहूंगा नाटो की जो स्थापना है वो अप्रैल 1949 में हुई। ना का मतलब नहीं। वार्सा, वाह वाह, हम तालियां जब पीटते हैं दोनों ही हाथों से कहते हैं वाह वाह, और तालियों के अंदर हम जानते हैं 4 अंगुली और एक अंगूठा होता है, दोनों ही मिलकर क्या होते हैं, 5 का डिजिट बनाते हैं। और हम कहेंगे 1950 में ये वार्सा पैक्ट आया था, वार्सा संधि आई थी। तो नाटो का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो यह ध्यान रखें, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन इसका नाम होता है। और इनका उद्देश्य क्यों किया गया था? वार्सा का उद्देश्य क्या था? बस वार्सा का उद्देश्य था नाटो देशों से मुकाबला करना। फिर अमेरिका ने सोचा हम अपना वर्चस्व तो बढ़ा ही रहे हैं, एशिया में भी क्या है, अभी अभी आजाद हुए हैं, तो इन्होंने पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया पर भी अपना कमान बढ़ाना शुरू कर दिया। और उन्होंने इसी के लिए सेंटो और सेटो का क्या है, नया एक संगठन बनाया, वो अमेरिका ने ही बनाया था। बाद में क्या है, भारत गुट निरपेक्षता के रूप में उभर के आया, जिसने एक नई मिसाल कायम की कि जो भैया इन दोनों में शामिल नहीं होते हो वो मेरे पास आ जाइए। अर्थात जब हमारे पास में कोई तीसरा विकल्प नहीं है, जैसे हम कहें कि जब हमारे पास में 2 ही विकल्प हैं, एक अमेरिका है एक सोवियत संघ है, और ये दोनों कह रहे हैं आप दोनों में से किसके पास जाओगे, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति इस विचारधारा का पक्षधर है ही नहीं वो ना तो इसको मानता है ना इसको मानता है, तो वो विचार में पड़ जाता है। लेकिन क्या है, 2 ही गुट हैं तो इनमें से एक में जरूर शामिल होगा। भारत ने क्या सोचा कि हम ऐसा तीसरा गुट बनाएं, यानी हम ऐसा गुट निरपेक्षता एक ग्रुप बनाएं, यदि कोई देश इन दोनों की विचारधाराओं से संतुष्ट नहीं है तो वो मेरे पास में क्या है, आ सकता है। वो तीसरा गुट कौन सा था, वो था गुट निरपेक्षता। तो ध्यान रखें, तीसरे यानी गुट का जो है वो उदय हुआ था, वो है गुट निरपेक्षता। उसका कारण यही था इन दोनों गुटों में शामिल होने वाले देशों को रोकना, यह इसका मेन उद्देश्य था। कैसे निर्माण हुआ, क्या हुआ, कल पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया जाएगा। देखते रहिए पॉलिटिकल साइंस का वीडियो और आगे भी शेयर करें। यदि अच्छा लगा है तो लाइक भी करें। जय हिंद।